दोस्तों हमने हमेशा से ही सुना है कि श्राप देने वाले और श्राप लेने वाले दोनों चले जाते हैं, मगर श्राप चलता रहता है जब तक इसे तोड़ा ना जाए। हमारे यहाँ कई कल्चर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल द मायन कल्चर। सिट। वो मानते हैं कि जो शाप सदियों तक चलता है, यानी कि जनरेशनल कर्स, वो काम कैसे करता है। अब जो शाप देने वाला है और शाप पाने वाला है, वो तो दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन शाप जिंदा रहता है सदियों तक, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हमारा आज का केस में कुछ ऐसा ही है, क्योंकि हमारे आज के इस केस में एक शराब के चलते एक लड़के की मौत हो जाती है। अब आखिर क्या हुआ था इस केस में और क्या थी इस केस की पूरी सच्चाई, आइए जानते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम रोल है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस भूतिया एपिसोड को। A man named Christopher Case was found dead in his bathtub, fully clothed in the fetal position. When police interviewed his best friend Sam, she told them about a very disturbing phone call she got from him the night before he died. On the call, he told her that the previous night he had woken up to what sounded like whispering coming from underneath his bed. As he's saying all this to Sammy and telling her how scared he is to go to bed that night, he suddenly stops and he says, "I hear whispering outside my room." Then the phone went dead. दोस्तों साल 1991 अमेरिका के सिएटल शहर में एक 35 साल का लड़का क्रिस्टोफर केस रहता था, जो कि बचपन से पढ़ाई में काफी ज्यादा होशियार था और पढ़ाई के दौरान ही उसे म्यूजिक से प्यार हो गया। अब म्यूजिक में भी उसे खास तौर पर एंशिएंट इजिप्शियन म्यूजिक काफी ज्यादा पसंद था। अब दोस्तों सिएटल में रहकर एक कंपनी में काम करने लगा, जिसके कारण से काफी अच्छे लोगों से कनेक्शन बन चुके थे। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि क्रिस्टोफर की लाइफ बिल्कुल सेट है, मतलब उसके पास अंधा पैसा और एक अच्छी खासी जॉब। पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि भले ही जो क्रिस्टोफर था 35 साल का हो चुका था, पर फिर भी अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी, जिसके कारण उसकी फैमिली वाले थे उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थे। अब दोस्तों दिन आया 11 अप्रैल 1991 का, जब क्रिस्टोफर के 5 दोस्तों ने एक ट्रिप प्लान करी ताकि वो सैन फ्रांसिस्को जाकर एक बैंड के साथ मीटिंग कर सके। ये सारे लोग वहां पर पहुंचते हैं और एक होटल में चेक इन करते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग रात को पार्टी करने के लिए क्लब चले गए। अब दोस्तों इनमें से एक दोस्त ने अपनी फीमेल फ्रेंड को वहां पर बुला लिया, जिसकी उम्र लगभग 50 से 55 साल के आसपास थी। अब दोस्तों लगभग रात के 10 बज चुके थे और सारे दारू के घरभंड हो चुके थे। सारे म्यूजिक फील्ड के थे तो आपस में बातें करने लगे। अब दोस्तों जो क्रिस्टोफर तो अपने बारे में बताने लगता है कि वो एक आर्टिस्ट है और उसे बचपन से ही जो एंशिएंट इजिप्शियन म्यूजिक है वो काफी ज्यादा पसंद है। अब दोस्तों जैसे ये बात क्रिस्टोफर के मुंह से उस औरत ने सुनी जो कि इस पार्टी में आई थी, वो क्रिस्टोफर के साथ चेप होने लगी। वो बार बार क्रिस्टोफर को कहती है कि चलो मेरे घर पर चलते हैं, वहाँ पर हम कुछ मौज मस्ती करेंगे। पर जो हमारा क्रिस्टोफर था वो ठहरा सख्त लौंडा, वो समझ चुका था कि इस औरत का दिमाग खराब हो चुका है और ये किस मस्ती की बात कर रही है, तो उसे साफ साफ मना कर देता है। और जो ये बात थी वो उस औरत को बुरी लग गई और जैसे क्रिस्टोफर वहां से जाने लगा तो उसने क्रिस्टोफर का कंधा पकड़ा और उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसे कहने लगी कि जिस औरत से तुम इतनी देर से बात कर रही थी, यानी कि मैं एक डायन हूँ और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर तुम मारे जाओगे। अब दोस्तों ये श्राप सुनकर एक बार तो क्रिस्टोफर की भी फटकर 464 हो गई, पर फिर उसने इग्नोर कर दिया कि चल भाड़ में जा और अपना काम कर। अब दोस्तों उसने सारी बातें अपने दोस्तों को बताई, तो वो भी उससे कहते हैं कि उस औरत को भाड़ में जाने दे, हम जो काम करना है वो अपना काम करेंगे और वापस सिएटल चले जाएंगे। अब इन दोस्तों ने इस बैंड के साथ मीटिंग करी और वापस सारे लोग सिएटल आ गए। सिएटल आने के बाद सभी लोग अपने अपने काम धंधों पर लग गए, क्योंकि सभी इस हादसे को भूल चुके थे। अब दिन आया 13 अप्रैल 1991 का, जब क्रिस्टोफर ने अपना काम धंधा निपटाया और शाम को उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड सैमी को कॉल करा, जो कि दूसरे स्टेट में रहती थी, और उसे पिछले दिन का सारा कांड बताया। पर वो भी इसकी बातों पर हंसने लगती है और बात यहीं आई गई हो गई। अब दोस्तों जो क्रिस्टोफर था उसने अपना रात का खाना खाया और अपने कमरे में सोने चला गया, और उसे पता नहीं था कि आज की उसकी रात कितनी ज्यादा भयानक होने वाली है, क्योंकि जैसे ही अपने कमरे में अपने बेड पर सोने के लिए लेटा, उसे कोई ठक ठक की आवाजें सुनाई देने लगती है। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि आखिर आवाज आ कहां से रही है, क्योंकि उसके पास ना तो कोई पेट एनिमल था और लड़की तो उसकी जिंदगी से पहले ही गायब थी। उसने लिटरली अपना पूरा घर छान मारा, किचन, लिविंग हॉल, टेरेस, बेसमेंट, हर जगह उसने छान लिया, और उसे कुछ भी समझ में नहीं आया आखिर आवाज आ कहां से रही है। और वो डर के मारे अपने कमरे में दोबारा आया और अपने बेड पर लेट गया। अब वो अपने कमरे में था तभी उसे लिविंग हॉल से कुछ आवाजें सुनाई देती है। उसने सोचा कि सबसे पहले वहां पर जाकर वो लाइट ऑन करेगा और देखेगा कि आखिर माजरा क्या है। अब दोस्तों जैसे ही वो लिविंग हॉल में पहुंचा उसने लाइट ऑन करी, जो कुछ भी उसने देखा वो सच में दिल दहला देने वाला था, क्योंकि उसकी लिविंग हॉल की दीवार पर एक प्रेत की परछाई बन रही थी, जो कि दिखने में काफी ज्यादा भयानक थी। और ये सब देखने के बाद जो क्रिस्टोफर था उसकी टांगें कांपने लगी और वो डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहले कॉल अपनी बेस्ट फ्रेंड सैमी को करी, जो कि दूसरे स्टेट में रहती थी। उसे पिछली रात का पूरा हादसा बताया। अब तो सैमी थी उसे कहते हैं कि तुम्हारे पर काम का काफी ज्यादा प्रेशर है और हो सकता है कि तुम हेलुसिनेशन कर रहे हो, इसलिए तुम थोड़ा बहुत आराम करो और जो सारी चीजें वो तुम्हारा ठीक हो जाएंगी। अब दोस्तों जो क्रिस्टोफर था वो सुबह अपने ऑफिस जाता है और ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है, पर जो उसके दोस्त थे वो भी हमारे दोस्त की तरह बिल्कुल हरामी थे। उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे कहते हैं कि भाई तू इन बातों पर यकीन करने लग गया, इन बातों को छोड़ और अपने काम पर ध्यान दे। अब जो क्रिस्टोफर था शाम को अपने घर वापस आता है, उसने घर पर आने के बाद अपना खाना खाया, अपना काम धंधा निपटाया और दोबारा सोने चला गया। पर आज उसने एक अच्छा काम किया कि उसने सोने से पहले अपने पूरे घर की लाइट ऑन कर दी, ताकि उसे डर थोड़ा कम लगे। मतलब जो क्रिस्टोफर था वो भी समझ चुका था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है और उसे अभी तक ये समझ में नहीं आया आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। अभी क्रिस्टोफर को बेड पर लेटे हुए लगभग 15 से 20 मिनट हुए थे कि ठक ठक की आवाज से दोबारा से क्रिस्टोफर उठ गया
उसने उठते ही सामने देखा तो उसकी आंखों की पुतलियां बाहर निकलने को हो गई, क्योंकि लिविंग हॉल की लाइट से उसकी दीवार पर एक परछाई बन रही थी। पर वो इतनी डरावनी थी कि उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर जाकर देख सके कि आखिर हो क्या रहा है। खैर ये रात भी किसी तरह बीत गई और जो क्रिस्टोफर था वो सारी बातें डेली सैमी को बता रहा था। अब दोस्तों दिन आया 15 अप्रैल 1991 का, और आज की रात क्रिस्टोफर के लिए काफी ज्यादा भयानक होने वाली थी। क्रिस्टोफर शाम को अपने घर पर वापस आता है, उसने अपना खाना वाना खाया और डेली के काम किए। अब वो दोबारा अपने कमरे में सोने चला गया। अब तक रात के 12 बज चुके थे। जो क्रिस्टोफर था उसकी आंखें खुलती है, उसने नोटिस किया कि अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा है, यानी कि एक तरह से उसकी जो बॉडी थी वो हाफ पैरालाइज हो चुकी है। उसने नोटिस किया कि कल तक जो परछाई उसकी दीवार पर बन रही थी आज उसके कमरे में घूम रही है, कभी उसके अलमारी में घुस रही है, कभी उसके बेड के नीचे जा रही है। तभी वह परछाई अचानक से उसके बेड के नीचे से निकलती है, उसकी छाती पर आकर बैठ जाती है, उसका गला दबाने लगती है। अब गला दबाने के कारण जो क्रिस्टोफर था खांसने लगता है और वो जो परछाई जो गुस्से में उसका कंधा पकड़कर उसे दीवार पर फेंक कर मारती है, जिसके कारण उसका शोल्डर था वो फ्रैक्चर हो जाता है। अब दर्द के मारे जो क्रिस्टोफर था वो जमीन पर पड़ा पड़ा ही सो गया। अब सुबह जब क्रिस्टोफर की नींद खुली तो उसने सबसे पहले को सैमी को करी और उसे पूरा माजरा बताया। पर अब के बाद जो सैमी थी वो भी काफी ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि एक इंसान बार बार ऐसा झूठ नहीं बोलेगा कि उसके घर पर भूत है, कभी से भूत दिख रहे कभी प्रेत। लेकिन उसे भी समझ में नहीं आया आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि ये कंडीशन उसके हाथों में भी नहीं थी। अब दोस्तों क्रिस्टोफर ने नोटिस किया कि उसके अब लैंडलाइन फोन पर काफी ज्यादा खून लगा हुआ है। उसने ध्यान से देखा कि उसके बेड और उसके फर्श पर भी काफी ज्यादा खून फैला हुआ है। अब उसने अपने हाथों की तरफ ध्यान दिया तो जो उसकी अंगलियों का हिस्सा था, यानी कि जो अंगलियों का अगला वाला हिस्सा था ये वाला, यहाँ पर काफी लंबे लंबे स्ट्रेट कट्स लगे हुए थे जो कि काफी ज्यादा गहरे थे और उन्हीं से खून निकल रहा था। अब क्रिस्टोफर ने दोबारा सैमी को कॉल करा और उसे सारा माजरा बताया कि कैसे उसके हाथों पर खून लगा हुआ है और जो उसके हाथ है उस पर लंबे लंबे कट्स लगे हुए हैं, पर उसे नहीं पता कि आखिर ये कब हुआ और ये कैसे हुआ। अब जो सैमी थी उससे कहती है कि तुम्हें वो लेडी याद है जो कि तुम उस बार में मिली थी। तो क्रिस्टोफर कहता है कि हाँ मुझे याद है। तो उससे क्या? तो उसने कहा कि तुम्हें उसका श्राप दिया होगा जो किसी ने तुम्हें दिया था। तो क्रिस्टोफर फिर कहता है कि हाँ मुझे याद है। तो वो कहते हैं कि कहीं उसकी श्राप को तो असर नहीं, क्योंकि हो सकता है जो उसने श्राप दिया था वो सच होने वाला हो। तो तुम इसलिए लाइब्रेरी जाओ और वहाँ से जितनी भी एक्सॉर्सिज्म की बुक्स होती है उन्हें लाकर अपने घर पर रख लो, ताकि जो इसके कर्स की डिमोनिक पावर हो तुमसे दूर हो जाए। अब दोस्तों ये बात तो हमें भी पता है कि रियल लाइफ में ना तो हमें 1920 लंदन मूवी का जैसे गुज्जर मिलेगा और ना एनाबेल मूवी का एड लोरेन। यहाँ पर जो श्राप था पूरी तरह से क्रिस्टोफर को पकड़ चुका था और कभी भी वो टीवी वाले आत्मा यानी कि रिंग मूवी के समान था, अब क्रिस्टोफर का धप्पा कर सकती थी। यहाँ पर एक बात कंफर्म हो चुकी थी कि क्रिस्टोफर का मरना तय है, चाहे वो आज मरे एक हफ्ते बाद मरे, मतलब उसकी मौत निश्चित हो चुकी थी। अब जो क्रिस्टोफर था उसने डर के मारे हजारों क्रॉस खरीद लिए, घर के हर एक हिस्से में क्रॉस टांग दिए और उसे लगा कि शायद तो चैन की नींद सो पाएगा। पर वो गलत था, क्योंकि आज उसके साथ कुछ बुरा होने वाला था, शायद जो किसी ने कभी भी ना देखा हो। रात को जैसे ही अपने कमरे में सोने गया उसकी दोबारा आंखें खुलती है। उसने नोटिस किया कि जो परछाई कल उसने देखी थी जो उसके कमरे में घूम रही थी, आज उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। जो क्रिस्टोफर तो डर के मारे अपने घर से बाहर निकलता है और एक होटल में जाकर चेक इन करता है और वो डर के मारे वहीं पर सो जाता है। अब 16 अप्रैल का पूरा दिन बीत गया, 17 अप्रैल का भी दिन बीत गया और अब दिन आया 18 अप्रैल का। अब जो क्रिस्टोफर था उसने ना तो सैमी को कोई कॉल करा था और ना ही कोई मैसेज, और जो सैमी था वो काफी ज्यादा परेशान थी कि आखिर उसके दोस्त के साथ क्या हुआ है। अब 18 अप्रैल को जब सैमी शाम को अपने घर पर वापस आई तो उसे वो एक वॉइस मेल मिला जो कि क्रिस्टोफर का था। उसमें क्रिस्टोफर कह रहा था कि सैमी ये मेरी तुम्हारे लिए लास्ट कॉल है और जो ये प्रेत है आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा और मेरा एक हफ्ता पूरा हो चुका है, मतलब आज मेरा मरना तय है। और ये सब सुनने के बाद जो सैमी थी उसके डर के मारे हाथ पांव फूल गए और वो काफी ज्यादा परेशान हो गई। अब दोस्तों लगभग 3 दिन बीत चुके थे और जो क्रिस्टोफर था वो अपने ऑफिस से नहीं गया था, तो जो उसके ऑफिस वाले लोग थे उसके लिए परेशान होने लगते हैं कि क्यों आखिर जो क्रिस्टोफर था वो 3 दिनों से ऑफिस नहीं आया। उसके घर पर जाकर चेक करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। उन्हें घर के बाहर एक नमक की लाइन दिखाई देती है। जैसे उसे क्रॉस कर अंदर जाते हैं तो उसके घर पर जो खिड़की थी वहां से जाकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। उन्होंने अंदर देखा कि काफी सारा खून फैला हुआ है और जो घर है उसके अंदर हर एक जगह पर क्रॉस टंगे हुए। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल करी और जो पुलिस वाले थे वो अपना क्राइम स्पॉट पर पहुंचते। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब वो घर के अंदर जाकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। उन्होंने जो घर का दरवाजा था उसको खोला और उसके अंदर पहुंच गए। अंदर काफी जगह पर खून पड़ा हुआ था पर वो लिटरली सूख चुका था, क्योंकि इस हादसे को करीब 2 से 3 दिन हो चुके थे। अब जो पुलिस वाले थे वो क्रिस्टोफर के ऊपर वाले कमरे में जाते हैं और जैसे ही उसका बाथरूम चेक करते हैं वहाँ पर उन्हें जो क्रिस्टोफर था उसकी डेड बॉडी मिलती है। अब उसकी जो मौत थी वो बिल्कुल नेचुरल लग रही थी, बस उसके गले पर एक नीले रंग का निशान था। अब तो पुलिस वाले तो उन्हें समझ में नहीं आया आखिर ये निशान कैसे है। उसकी बॉडी को नीचे लाते हैं और उसके एक ओपन हैंड का केस बताकर केस को बंद कर देते हैं। When he first came in, he wasn't very agitated, and so I thought, well, this is a significant concern for him, but nothing looked out of the ordinary. When he came in the second time, and he looked very exhausted and worn out, then I realized it was affecting him more than just mentally. I mean, it was a physical thing he was going through. I firmly believe that he died of fright. My guess is that he was scared to death, literally. अब दोस्तों भले पुलिस वालों ने इसे एक ओपन एंड का केस बताकर बंद कर दिया, पर फिर भी मेरे मन में काफी सारे सवाल हैं कि क्यों क्रिस्टोफर के दोस्तों ने उसकी कोई भी हेल्प नहीं करी, जबकि उन्हें सब कुछ पता था कि आखिर जो क्रिस्टोफर है उसके साथ क्या चल रहा है। अब दूसरा सवाल ये कि आखिर वो औरत कौन थी जो कि उस बार में मिली थी जिसने क्रिस्टोफर को श्राप दिया कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर वो मारा जाएगा।
और कैसे उसकी ये बात सच हो गई, वो तो क्रिस्टोफर था वो अगले हफ्ते के अंदर ही मारा गया। अब दोस्तों क्या वो सिस्टम एक डायन थी या केवल क्रिस्टोफर के डर के कारण इसकी मौत हो गई। अब दोस्तों अगर आपके पास कोई ऐसी थ्योरी है जो कि इस केस को सोल्व कर सकती है तो उसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और जिसकी थ्योरी सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी उसे मैं पिन करूँगा। अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।